वेलकम गाइस। ये स्टेज 2 का वीक 10 का समरी वीडियो है। इसमें हम वीक 10 के कंटेंट को शॉर्ट में समझेंगे। ओके। और इसके एक्टिविटी के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक्टिविटी करने से पहले अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो समरी वीडियो ये जरूर देखें। ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। वीक 10 में हमें एक नया टर्म बैसियन एस्टिमेशन या बैसियन स्टैटिस्टिक के बारे में बताया गया, और ये बहुत ही इजी है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा, विद एग्जांपल समझाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट नहीं रह जाए, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम बाकी न रह जाए। अगर कुछ रह भी जाता है तो वो जब एक्टिविटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीक 10 अभी तक आपके लिए हेडेक और प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है तो बस अभी तक था। इस वीडियो के बाद अब वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपका बिल्कुल फंडा क्लियर होने वाला है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ओके, तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बेसियन स्टैटिस्टिक। इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैक स्टोरी बताता हूँ, क्या है ये। जैसे कि हर चीज में दो विचारधारा के लोग होते हैं। जैसे हम अपने सोसाइटी में भी देखते हैं, जिनको एक राइट विंग या लेफ्ट विंग बोलते हैं। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट थ्योरी के लोग होते हैं। वैसे ही स्टैटिस्टिक में भी दो विचारधारा के लोग हैं। स्टैटिस्टिक भी आगे चल के जो हम पढ़ रही है हर स्टैटिस्टिक है, और यहाँ पे जो स्टैटिस्टियन है वो दो खेमों में बटे हुए हैं, जिसको एक को फ्रीक्वेंटिस्ट बोलते हैं और एक को बेसियन बोलते हैं। कहीं कहीं तीन कैटेगरी भी बताई गई है, एक क्लासिकल और दूसरी फ्रीक्वेंटिस्ट और तीसरी बेसियन। तो मैं लिख देता हूँ, एक क्लासिक, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, ये है क्लासिक, एंड दूसरा होता है फ्रीक्वेंटिस्ट एंड बेसियन। क्लासिक और फ्रीक्वेंटिस्ट एक ही में आते हैं। इन दोनों का किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी डेटा को, किसी भी स्टैटिस्टिक को देखने का एक नजरिया होता है। और बेसियन वाले जो विचारधारा के स्टैटिस्टियन हैं, इनके देखने का एक अलग विचारधारा होता है। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हैं बेसियन और फ्रीक्वेंटिस्ट के बारे में। अब चूंकि हम स्टूडेंट हैं और हमें दोनों चीजों को समझना है, तो कहीं कहीं आपको प्योर बेसियन थ्योरी कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसमें इस फ्रीक्वेंटिस्ट का कोई यूज नहीं होगा। लेकिन हमारे काम के दोनों थ्योरी हैं, दोनों कॉन्सेप्ट हमारे काम का है, इसलिए हम दोनों को समझेंगे, दोनों को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ेंगे, और दोनों का कंबाइन इस्तेमाल करेंगे। जहां पर फ्रीक्वेंटिस्ट मेथड से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा वहां पर फ्रीक्वेंटिस्ट मेथड लगाएंगे, जहां पर बेसियन से सॉल्व होगा वहां बेसियन लगाएंगे, जहां पर दोनों का यूज करके सॉल्व होगा वहां पर हम दोनों लगाएंगे। तो इससे आप बिल्कुल वो ना हो कि हमें सिर्फ एक करना होगा, कोई एक चूज करना होगा। हमें दोनों को सीखना है, दोनों को समझना है और दोनों को यूज करना है। तो मैं दोनों को डिफरेंस के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। तो मुझे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना होगा। तो इसके पहले कि मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बेसियन को अच्छे से समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, उसके पहले मैं एक बार हम नजर डालते हैं फ्रीक्वेंटिस्ट मेथड पे, जो अभी तक हम यूज करते आए हैं, और इसका हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसियन और फ्रीक्वेंटिस्ट दोनों मेथड का इस्तेमाल करके हमें एक अननोन पैरामीटर थीटा को, वैल्यू को एस्टिमेट निकालना है, उसको अप्रोक्स वैल्यू उसकी हमें कैलकुलेट करनी है। जैसे इससे पहले वाले वीक में हमने फ्रीक्वेंटिस्ट मेथड का इस्तेमाल करके पैरामीटर थीटा का जो है एस्टिमेशन हमने लगाया था, और कैसे किया था, उसमें क्या क्या मेथड हमने यूज किए थे, उस पर एक बार नजर डालते हैं। हमने एक लगाया था मेथड ऑफ मूवमेंट, एमएमई, और
दूसरा हमने लिखा था मैक्सिमम लाइक्लीहुड, एमएल। ये दोनों फ्रीक्वेंटेस्ट मेथड कहे जाते हैं किसी भी अननोन पैरामीटर थीटा का जो है एस्टिमेट लगाने, एस्टिमेटेड वैल्यू यानी थीटा कैप की वैल्यू निकालने के लिए। तो एमएमए में हमने क्या किया था, मेथड ऑफ मूवमेंट में हमने क्या किया था, हमने जो हमारा जो डेटा है उसका जो एस्टिमेटेड मोमेंट है, फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट हम जानते हैं। तो फर्स्ट मोमेंट को हमने जो वैल्यू निकाली थी वो x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 अपॉन n, ये हमारा फर्स्ट मोमेंट था। सेकेंड मोमेंट जो होता है वो एक्स स्क्वायर का x1 स्क्वायर, सॉरी x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर डैश n था। इसी तरह जो थर्ड मोमेंट हमारा था वो x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब प्लस डैश 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 डिवाइडेड n था। ये हमारा एक वैल्यू थी। दूसरा जो हमें मेथड ऑफ मोमेंट्स निकाले थे, हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता था उस डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार हम स्मॉल m1 निकालते थे और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो फर्स्ट मोमेंट होता है वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, सेकेंड मोमेंट होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और थर्ड मोमेंट इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। तो जहां पर हमें फर्स्ट पैरामीटर थीटा मिलता था वहीं पर हम थीटा के टर्म में m1 की वैल्यू निकालते थे, थीटा के टर्म में m1 की फंक्शन निकालते थे m1 का, और m1 को रिप्लेस कर देते थे कैपिटल M1 से। तो यहाँ पर हमें थीटा कैप की वैल्यू मिल जाती थी। ये हमारा मेथड ऑफ मूवमेंट है, जिसको अगर डिटेल में समझना है तो आप वीक 9 के वीडियो देख सकते हैं और उसके एक्टिविटी क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, जहां पर हमने फ्रीक्वेंटेस्ट मेथड के दोनों तरीकों को अच्छे से समझा था, मेथड ऑफ मूवमेंट एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड। मैक्सिमम लाइक्लीहुड में हम क्या करते थे, लेट्स से मैक्सिमम लाइक्लीहुड में हम ये करते थे कि हमारा जो लाइक्लीहुड फंक्शन है, लाइक्लीहुड फंक्शन वो क्या होता है, वो जो हमारा सैंपल दिया हुआ है, सैंपल के सभी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट, यानी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती थी 1 1 0 0 1, अगर ये सैंपल है तो हम इसके जो है p क्रॉस 1 माइनस p क्रॉस 1 माइनस p क्रॉस p, ये हम निकाल लेते थे। ये हो जाता था p क्यूब और 1 माइनस p का स्क्वायर, ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन हो जाता था। ये लाइक्लीहुड फंक्शन में ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल वैल्यू यहाँ पर ली गई है। फिर हम क्या करते थे, हम इसका लॉग ले लेते थे और ये हो जाता था 3 log p और प्लस और ये माइनस हो जाएगा जबकि माइनस p के, तो माइनस 2 log p और 2 log 1 माइनस p। तो इस तरह से लॉग लेकर के फिर उसका हम p के लिए डिफरेंशिएट कर देते थे, ये हो जाता 3 log p, देन ये हो जाता था माइनस 2 अपॉन 1 माइनस p, डिफरेंशिएशन कर देते थे। ये प्लस 2 log 1 माइनस पी होता था, लॉग लेने के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, जब डिफरेंशिएट करते थे देन ये माइनस होता था, -2 अपॉन 1 माइनस पी, और इसको फिर इक्वेट टू 0 करके हम पी की वैल्यू निकाल लेते थे और उसी तरह से फिर पी कैप की वैल्यू निकालते थे, पी कैप की वैल्यू निकलेगी। ओके, तो ये होता था लाइक्लीहुड फंक्शन के द्वारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ये दोनों फ्रीक्वेंटेस्ट मेथड थे, ये हमने यूज किया है। अब हम सीखेंगे बेसियन, बेसियन मेथड से एस्टिमेशन लगाना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो पैरामीटर थीटा है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करने का बेसियन मेथड अब हम सीखेंगे। इसके पहले जो हमने दोनों ये मेथड सीखा था एमएमई और एमएलए, फ्रीक्वेंटेस्ट मेथड था। ओके, तो बेसियन मेथड अभी हम आपको एक्सप्लेन करें, इसके पहले मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, मजेदार एग्जांपल है, आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे और इसको समझ भी पाएंगे बहुत ही अच्छे से। और उसी एग्जांपल के थ्रू मैं इसके सभी टर्म्स को भी एक्सप्लेन करूंगा और उसी एग्जांपल से जो सर के वीडियो में जो स्लाइड यूज किए हैं उस स्लाइड में भी जो भी बातें हैं मैं उसी एग्जांपल के थ्रू रिलेट करके एक्सप्लेन करूंगा, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ये है
लेट्स राइट डाउन हियर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि एक गेम हमने सबने खेला है बचपन में, और हो सकता है आप अभी भी खेलते हो, बहुत ही मजेदार गेम होता है। और उस गेम को अगर आपने खेला है तो आपको ये बेसियन एस्टिमेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। गेम के बारे में मैं बताता हूँ। वो गेम है, हम जब भी होते हैं ग्रुप में आते हैं तो उस ग्रुप को दो टीम में डिवाइड कर देते हैं। ये गेम जो होता है मूवी नेम जो गेस करने वाला गेम है, ठीक है। मान लेते हैं टीम ए और टीम बी, दो टीम है, और मैं ये मान लिया कि आपकी टीम है बी, सपोज दैट आप टीम बी में हो। ओके, तो अभी टीम ए क्या करती है, टीम बी के एक बंदे को बुलाती है, एक पर्सन को, ही सी कोई भी हो सकता है, और लेट्स सी ये बंदा है, और इसके जो कान में एक मूवी का नाम बताया जाता है, सपोज दैट मूवी का नाम बताया जाता है। अब ये पर्सन जो है यहाँ से कुछ हिंट या इशारे देता है, ये अपने मुंह से बोल नहीं सकता है बट इशारे देता है। और ये जो आपकी टीम है, सपोज इसमें 10 बंदे हैं, तो 10 लोगों को इसके इशारों से, इसके हिंट से ये मूवी का नाम गेस करना होता है। ओके, तो ये चीज आप समझ पा रहे हो। फिर डिजाइन अच्छा से बना देते हैं। ये बंदा है, इसको मूवी नेम पता है, ठीक है। ये आपको हिंट देगा, आपको मूवी नेम गेस करना है। तो ये जो मूवी का नेम नाम है, मूवी का नाम है जो भी है, लेट्स सी मूवी का नाम डिसाइड कर देते हैं, मैं हूं ना, ठीक है। मैं हूं ना, तो मैं हूं ना जो मूवी है, ये है आपके लिए एक रैंडम वेरिएबल। देखिए यहाँ पर डिफरेंस भी समझिएगा। अभी इसके पहले जो हम ये थीटा और थीटा कैप डिसाइड करते थे, ये एक फिक्स वैल्यू होती थी, और इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता था, और हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट करते थे, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते थे फ्रीक्वेंटिस्ट मेथड से। लेकिन बेसियन में क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पर आपको एक प्रायर इंफॉर्मेशन होती है, प्रायर नॉलेज होती है। ये जो पर्सन है, ये जो बंदा है आपकी टीम का, इसको इस मूवी के बारे में पता है, इंफॉर्मेशन है। ये मूवी कौन सी है, हॉलीवुड की है या बॉलीवुड की है, लेटेस्ट मूवी है या मिड टाइम की मूवी है या बहुत पुरानी मूवी है, हीरो कौन सा है, गाना कौन सा है, इसको कुछ प्रायर इंफॉर्मेशन पता है। और इसके थ्रू आपको वो हिंट देगा, कुछ सैंपल या कह लो, या कुछ आपको डेटा देगा। उस डेटा के बेस पे आपको मूवी का नाम गेस करना होता है। तो यहाँ पर इस बंदे के, अभी मैं आपकी नजरिए से बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो जो बेसियन एस्टिमेशन है, इसमें दो नजरिया होता है, एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, ये मूवी का जो भी नाम है एक्स, सपोज दैट नाम है, ये आपके लिए एक रैंडम वेरिएबल है, एक रैंडम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अपॉन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। अगर मैं दो कैटेगरी लूं, हॉलीवुड की है, बॉलीवुड की है, तो ये आपके लिए हो जाता है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यस या नो। ओके, फिर अगर इसके टाइमलाइन की बात करूं, ये बहुत ही पुरानी मूवी है या मिड टाइम की मूवी है या लेटेस्ट मूवी है, तो ये आपके लिए एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक रैंडम वेरिएबल है। ये मूवी के नाम आपके लिए कुछ भी हो सकता है। तो अगर, हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी आपको जो टर्म समझाते हैं वो ये है कि सपोज दैट आपने क्वेश्चन पूछा क्या ये बॉलीवुड की मूवी है, और ये बंदा आपका जो है वो थम्स अप देता है, थम्स अप, या मुंडी हिलाता है, ठीक है, या कुछ इशारे करता है, ठीक है। तो इस इशारे से आपकी जो 10 पर्सन है, 10 टीम में, टीम 10 बंदे हैं, इनमें से 7 बंदे मतलब 70% ने कहा कि हाँ हाँ, इसके इशारे का मतलब है ये कि ये बॉलीवुड की मूवी है, बॉलीवुड की मूवी है। और 30% ने उस इशारे का मतलब निकाला, नहीं नहीं नहीं, ये इसके कहने का मतलब है कि ये हॉलीवुड की मूवी है। होता है आपकी टीम में भी अलग अलग थॉट प्रोसेस हो जाते हैं,
तो सेवन आपने पूछा कुछ और इसने कुछ इशारा किया, अब वो इशारा बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो आपके 70% लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसे कहने का मतलब बॉलीवुड की मूवी है, और 30% लोग कह रहे हैं नहीं है हॉलीवुड की मूवी है। तो अब क्या हुआ, अब ये जो आपके प्रायर इंफॉर्मेशन थी, अब ये आपको पता चल गई, तो ये आपके लिए यहाँ पर इसको जो आप डिसाइड करना है आपको कि आप किस साइड जाओ, बॉलीवुड या हॉलीवुड। आपकी टीम में भी दो राय बनी हुई है, तो 70% जो कह रही है वो कि बॉलीवुड की मूवी है, तो आप कहोगे भाई मेजोरिटी की बात मानी जाएगी, 70% बोल रहे हैं कि इसका कहने का मतलब बॉलीवुड का है, तो हम फिक्स करते हैं कि बॉलीवुड की मूवी। अब हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें हीरो क्या है, टाइमलाइन क्या है, अदर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो 70% से आपने डिसाइड किया कि बॉलीवुड की मूवी है, इसको बोलेंगे पोस्टेरियर मोड। पोस्टेरियर स्पेलिंग गलत हो सकता है अगर, पोस्टेरियर मोड, मोड मोड आपने पढ़ा है स्टैटिस्टिक में, मतलब ज्यादा वैल्यू, ज्यादा मास आपका कहां पर लाई कर रहा है, पोस्टेरियर मोड हो गया ये, क्योंकि बॉलीवुड हो गया। तो आपको पोस्टेरियर मोड भी आएगा वहां से, पर आपको ये समझना है कि मेजोरिटी कहां पर लाई कर रही है। मेजोरिटी बोलिए कि बॉलीवुड का है, तो ये बॉलीवुड की मूवी हो गई। लेकिन अब क्या होगा कि ये 30% जो बंदे हैं आपकी टीम में बोलेंगे ऐसे कैसे है, आप तुम बात मान ले पोस्टेरियर मोड, भले ही 70% ये गेस कर रहे हैं कि इसका कहने का मतलब बॉलीवुड है, लेकिन हमारी भी बात को माना जाए भाई, हमारी बात को नेग्लेक्ट नहीं किया करना चाहिए। अब तुम 70% को मान रहे हो, मतलब हम भी तो सही हो सकते हैं। अब कुछ ऐसा फंडा निकालो कि हम दोनों की बात मानी जाए, तुम्हारी भी बात सही हो, मेरी भी बात सही हो, तो फिर बीच का रास्ता निकाला जाता है और कहा जाता है कि चलो हम एक इसका एवरेज निकाल लेते हैं। मतलब 70% का जो वैल्यू है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू, सपोज दैट 70%, 70p प्लस 30p, तो इसको जो हम बोलेंगे ये होता है पोस्टेरियर मीन। ये होता है पोस्टेरियर मीन, कि अब हमने मीन निकाला, और मीन निकाल के भी जो डिसाइड हुआ कि भाई यही वाली बात सही है, बॉलीवुड वाली ही सही है, अब ये फिक्स करते हैं कि ये बॉलीवुड की मूवी है। तो दो चीजें आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, पोस्टेरियर मोड एंड पोस्टेरियर मीन। तो अगर ये एग्जांपल पता है तो आप यहाँ से रिलेट कर पाएंगे कि जो मेजोरिटी होगा वो पोस्टेरियर मोड होगा, और जहां पर हम कहा जाएगा कि हम सारे डेटा को एक साथ लेके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वहां पर जो हम मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, उसको पोस्टेरियर मीन बोला जाएगा। पोस्टेरियर मीन। तो अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंटिस्ट वर्सेस बेसियन भी समझा दूं कि अभी ये मूवी जो भी है, मैं हूं ना, मान लिया मैंने मैं हूं ना मूवी है, तो ये जो मूवी है आपके लिए अननोन है, आपकी पूरी टीम के लिए, और आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि चलो अब हम बॉलीवुड फिक्स करते हैं, बॉलीवुड की मूवी है, ठीक है, अब ये बॉलीवुड की मूवी हो गई। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है कि इसमें हीरो कौन सा है। मतलब सपोज दैट आपने किसी बड़े स्टार का नाम लिया, शाहरुख या सलमान, दो ऑप्शन आपने पूछा शाहरुख है या सलमान है, और दोनों ऑप्शन पे इसने कुछ इशारा किया, कुछ इशारा किया कि हाँ हाँ। अब आप पकड़ नहीं पाए कि इशारे का क्या मतलब है, शाहरुख का इशारा है, सलमान का इशारा है। तो आपके लिए जो है, मतलब ये समझ गए कि शाहरुख या सलमान में से ही कोई है, शाहरुख या सलमान, शाहरुख या सलमान में से ही कोई है, आपको तो ये कंफर्म हो गया। तो अब ये जो मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है शाहरुख या सलमान पर, आपके लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब शाहरुख भी हो सकता है, सलमान भी हो सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि शाहरुख या सलमान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 0.50 0.50, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो फ्रीक्वेंटिस्ट मेथड है, फ्रीक्वेंटिस्ट मेथड है, उससे तो वो उसका तो यहाँ पर हम बेसिन एक्सप्लोर करें, बेसिन का एग्जांपल है। तो जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू से शाहरुख का जो प्रोबेबिलिटी है 0.5 है, सलमान की प्रोबेबिलिटी 0.5, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से शाहरुख 100% है और सलमान 0%। शाहरुख 100% और सलमान 0%। तो यहाँ पर वाइसन स्टैटिस्टिक में पॉइंट ऑफ व्यू का भी एक कॉन्सेप्ट होता है
कि यहाँ पर आपके जो प्रायर इंफॉर्मेशन है उस बेस पे जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो वहां पर एक प्रोबेबिलिटी आएगी, लेकिन जब वो प्रोबेबिलिटी अगर नोन है, जैसे ये आपके टीम का बंदा इसके लिए नोन है, तो इसके लिए 50-50% नहीं है। इसी के लिए वो जो वेरिएबल है, जो मूवी नेम है मैं हूं ना, यहाँ पर इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, शाहरुख के लिए 100%, सलमान के लिए 0%, यानी यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी चेंज है। तो जहां पर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने पे प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, वो होता है बेसियन एस्टिमेशन, बेसियन स्टैटिस्टिक, वहां पर बेसियन मेथड लागू होता है। और फ्रीक्वेंसिस्ट मेथड वो है जो नॉर्मली सब पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सैंपल साइज वर्सेस इवेंट्स, ये जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो है फ्रीक्वेंटिस्ट मेथड। और बेसियन मेथड वो है जहां पर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने से इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी आप समझ सकते हो, और इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और आगे इसके लिए भी हम करेंगे। तो यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी चेंज होता रहता है। तो मेरे ख्याल से ये वाले एग्जाम्पल से आप काफी कुछ अच्छा रिलेट कर पाएंगे, और थोड़े बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे हम जब अभी इसके स्लाइड और चीजों का एक्सप्लेन करेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। मेनली जो हम काम क्या कर रहे हैं कि हमारे लिए जो एक अननोन पैरामीटर थीटा है उसी को गेस कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंटिस्ट मेथड में आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं था, सिर्फ आप एक दो तरीके थे वहां से कैलकुलेशन करके उसकी एक अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको एक कुछ प्रायर इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि क्या हो सकता है वह अननोन पैरामीटर थीटा की वैल्यू। ओके, तो इस एग्जांपल का जहां जरूरत पड़ेगा मैं फिर से रेफरेंस दूंगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम स्लाइड लेते हैं। स्लाइड में जैसे क्या बताया गया कि ये हमारा आईआईडी सैंपल्स हैं x1 से xn तक। ये यहाँ पर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है P। अब जो P है ये हमारे लिए अननोन है। अब यहाँ पर क्या किया गया, ये जो है यहाँ पर देखो इक्वल का साइन नहीं, यहाँ पर ये अप्रोक्स की साइन है। तो ये हमारा एक प्रायर इंफॉर्मेशन है कि P का जो है दो वैल्यूज लिया गया। सपोज यहाँ पर 0.9 और 0.1, यहाँ एक वैल्यू 0.25, इसका प्रोबेबिलिटी 0.9 है, और 0.75 इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। अब ये उस एग्जांपल से कनेक्ट करें तो ये ले लो 0.25 का मतलब शाहरुख की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, सलमान की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। तो ये आपका प्रायर इंफॉर्मेशन। ओके, प्रायर इंफॉर्मेशन। अब सैंपल, यहाँ पर ये सैंपल हो गए 10110। तो अभी क्या है कि ये सैंपल का मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपने 5 क्वेश्चन पूछे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपने अपने टीममेट से पूछे, और उसने उसके यस या नो में जवाब दिए। 1 का मतलब यस, 0 का मतलब 0। तो ये आपके पास डेटा हो गया 1 0 1 1 और 0। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास डेटा, सैंपल डेटा। अब कोई बंदा आता है, सपोज एक आउटसाइडर कोई आता है, और उसको आप डेटा पास ऑन करते हो कि हमने जो अभी तक अपने टीममेट से डेटा कलेक्ट किया है कि इस जो फिल्म है ये बॉलीवुड की मूवी है, और इसमें जो हीरो है वो शाहरुख या सलमान में से कोई है, कि शाहरुख की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, सलमान की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। इस इंफॉर्मेशन के बाद हमने उससे 5 क्वेश्चन पूछे, उसके यस या नो में उसने जवाब दिए हैं। सपोज वो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि ये कितनी पुरानी, ज्यादा पुरानी मूवी है, या मिड टाइम की मूवी है, लेटेस्ट मूवी है। तो इसमें आपने बोला कि ये मिड टाइम की मूवी है, उसने बोला यस, तो ये हो गया मिड टाइम की मूवी है। फिर इसी तरह आपने क्वेश्चन पूछा क्या ये कॉमेडी मूवी है, उसने बोला नो। फिर पूछा क्या ये एक्शन मूवी है, उसने बोला यस। तो इस तरह से आपने 5 क्वेश्चन पूछे और 5 के यस या नो में उसके जवाब आए। तो ये आपके सैंपल हो गए। तो अब ये जो डेटा है, इस डेटा को आप किसी आउटसाइडर को देते हो, बोलते हो कि मूवी का नेम गेस करो। तो वो कैसे गेस करेगा, क्या कैलकुलेशन करेगा, क्या प्रोबेबिलिटी लगाएगा, यही है बेसियन एस्टिमेशन, बेसियन स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए करते हैं, क्या करेगा वो देखते हैं। तो यहां पर क्या किया उसने कि देखो यहाँ वाले में क्या किया है कि प्रोबेबिलिटी निकाला है, पी की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 0.25। जब सैंपल साइज दिया है तो 0.25 होने की क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमने जो है
एक वैल्यू ली है 0.25 और हमने ये सैंपल लिया है, ठीक है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि इस सैंपल, अगर है हमारा सैंपल सही है तो 0.25 होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ओके, यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, देखिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इस सैंपल के बेस पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 0.25 होगा पी की वैल्यू। तो ये कैसे निकालेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो बेस थ्योरम आपको पता है, P इज इक्वल टू 0.25 कंडीशन एस के लिए क्या करेंगे, P इज इक्वल टू एस ऑन 0.25 इंटू P इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू एस। तो ये करेंगे, ये बेस थ्योरम है, पता है इसको, जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। ये पहले से एक्सप्लेन स्टेप्स 1 का है तो यहाँ पर मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ये आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से निकल आएगी प्रोबेबिलिटी की 0.25 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ऑन बिहाफ ऑफ दिस सैंपल। और फिर हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.75 ऑन बिहाफ ऑफ दिस सैंपल। 1 मिनट। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे कि ऑन बिहाफ ऑफ द सैंपल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट P इज इक्वल टू 0.75। तो इसी तरह से फॉर्मूले के बेस पर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि गिवन दैट द सैंपल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ P इज इक्वल टू 0.75। तो ये दोनों कैलकुलेशन को मैं डिटेल में करूंगा थोड़ा आगे चल के, अभी आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ऑन बिहाफ ऑफ दिस क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन पूछे कि कौन सी मूवी है, कब की मूवी है, क्या क्या उसके रिस्पॉन्स आए, ऑन बिहाफ ऑफ दिस सैंपल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट P इज इक्वल टू 0.25 एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट सैंपल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट P इज इक्वल टू 0.75। तो ये हमने निकाल लिया। हमने देखा कि 0.25 होने की क्या आया, 0.25 होने का आया 0.75। तो आप इसके वैल्यू को मत जाओ कि इसका 0.25 है, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई 0.75 आई, एंड 0.75 की क्या प्रोबेबिलिटी आई, 0.75 की जो प्रोबेबिलिटी आई 0.25 आई। तो वैल्यू तो 0.75 की ज्यादा है तो वैल्यू पे नहीं जाना है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी आई वो 0.25। तो पूछा जाए कि पोस्टेरियर मोड क्या हुआ, मोड का मतलब वो कि जहां पर मैक्सिमम डेटा प्रोबेबिलिटी लाई करते हो, यानी 0.75 है 25 की, तो मोड हो गया हमारा P इज इक्वल टू 0.25। यानी कि अगर हमें मेजोरिटी के बेस पे, मोड के बेस पे अगर डिसाइड करना है तो हम कह सकते हैं कि P कैप इज इक्वल टू 0.25। एक तरीका तो ये हो गया। ओके ओके। और ठीक है, ये कैलकुलेशन करके डिसाइड करना अच्छा है, बट आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी 0.25 की प्रोबेबिलिटी हमने 0.9 ली है और इसकी 0.1 ली है, तो यहाँ से भी ये एक कंफर्म हो जाता है कि 0.25 ही ज्यादा होगा, कि प्रोबेबिलिटी इसकी 0.9 है। बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा आ रही है, तो ये तो इसकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होगी, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी चेक करना जरूरी। जहाँ पूछा गया पोस्टेरियर मोड, तो वहां पर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ओके ओके। फिर आता है पोस्टेरियर मीन। अब हम जो मैंने बात किया था कि हमें दोनों की बात माननी है, एक के मेजोरिटी में नहीं जाना है, तो अगर हमें पोस्टेरियर मीन पूछे तो क्या होता है, मीन का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू में हम क्या करते थे, उसकी प्रोबेबिलिटी में उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते थे और सम कर देते थे। इसकी दो वैल्यू है 0.25 और 0.75। इनकी जो प्रोबेबिलिटी आई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसकी 0.75 आई। तो 0.25 में 0.75 का मल्टीप्लीकेशन कर दो और 0.75 में 0.25 का मल्टीप्लीकेशन, किसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 0.25 आई, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तो ये जो आया ये इसका आया क्या, पोस्टेरियर मीन। पोस्टेरियर मीन आया। तो पोस्टेरियर मीन का वैल्यू क्या आया 0.375 और हमारा मोड क्या था 0.25। तो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है बट एग्जैक्ट हम चूंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो लगभग दोनों आसपास हैं, आप देख सकते हैं। तो पोस्टेरियर मोड से हमारा 0.25 आया, पोस्टेरियर मीन से 0.375 आया। अब ये सब कैलकुलेशन कैसे हुआ है और क्या क्या इसमें कैलकुलेशन हुआ है, इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। बट यहाँ पर सिर्फ आपको मैंने ये बताया कि हो क्या रहा है, आपको एक सैंपल साइज दिया है और उस सैंपल के बेस पे आपको गेस करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, पी की वैल्यू क्या हो सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक मिनट। ओके,
तो अब यहाँ पे बेसियन एस्टिमेशन के बारे में बताया है कि बेसियन एस्टिमेशन कैसे करेंगे। ये जो है सिंबल है वो कैपिटल थीटा का है, कैपिटल थीटा है, और इसके पहले जो हम यूज कर रहे थे वो स्मॉल थीटा था। ये कैपिटल थीटा है और ये स्मॉल थीटा है। तो यहाँ पे बेस रूल जो बता रहा है, क्योंकि हमें एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है तो हम एग्जैक्ट इज इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन है। जो हमारा पोस्टेरियर होता है, मतलब पोस्टेरियर का मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन पता चली, जो हमने सैंपल से जो हमने इंफॉर्मेशन निकाली, उसके बाद जो हम वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा प्रोपोर्शनल होगा लाइकलीहुड इनटू प्रायर। ये होगा प्रोपोर्शनल लाइकलीहुड इनटू प्रायर। और लाइकलीहुड क्या होता है? लाइकलीहुड हमने इसके पहले वाले वीक में देखा था कि लाइकलीहुड होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, p इंटू वन माइनस पी इंटू पी, ऐसे हमने करके प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन किया था, तो वो हो गया लाइकलीहुड। प्रायर का मतलब जो हमें प्रायर इंफॉर्मेशन होगी, जैसे यहाँ पर जो सैंपल के बेस पे हमने कैलकुलेट किया था, वो प्रोबेबिलिटी जो सैंपल के बेस पे थी, तो वो प्रोबेबिलिटी हमारी प्रायर इंफॉर्मेशन। तो इन दोनों जब प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोपोर्शनल होगी हमारे पोस्टेरियर के, और यहीं से हम पोस्टेरियर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन करने पे अच्छे से क्लियर होगा। तो ये वाली चीज को बड़ा ही अच्छे से याद करने की जरूरत है। इसका जो है यूज मेनली इसका होगा, पोस्टेरियर जो हमारा होगा लाइकलीहुड इनटू प्रायर, पोस्टेरियर इज इक्वल टू लाइकलीहुड इनटू प्रायर। इसका इस्तेमाल हमें आगे क्वेश्चन में बहुत पड़ेगा, तो ये चीज नोट करने वाली है कि पोस्टेरियर जो हमारा होगा वो प्रोपोर्शनल होगा लाइकलीहुड इनटू प्रायर के। हमें जहां भी पोस्टेरियर की कैलकुलेशन करना होगा वहां पर हम लाइकलीहुड इनटू प्रायर अप्लाई करेंगे। ओके, पोस्टेरियर मोड हमने जान लिया है, इसके सीख लिया है, और पोस्टेरियर मीन कैसे निकालना है वो भी हमने सीख लिया है। ओके, आगे चलते हैं। हाउ टू पिक प्रायर। फ्लैट हमें कोई प्रायर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो हम कैसे प्रायर के पिक करेंगे, क्या पिक करेंगे? और हमें प्रायर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या पिक करेंगे? हम उसको फ्लैट वैल्यू लेंगे, अनइंफॉर्मेटिव वैल्यू लेंगे। फ्लैट वैल्यू का मतलब हम जो सैंपल के अनुसार फिट बैठता हो, जो भी उसके रेंज में है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही लेंगे। कंजुगेट प्रायर बोला जाता है कि अगर पी के प्रायर सो दैट द पोस्टेरियर इज इन द सेम क्लास एज प्रायर। पोस्टेरियर अगर हमारा नॉर्मल है तो प्रायर भी हम नॉर्मल लेंगे, पोस्टेरियर अगर बीटा है तो प्रायर भी हम बीटा लेंगे। जहां पर हमें कुछ नहीं पता है वहां पर अगर हम प्रायर दिया हुआ है तब तो हम उसके अनुसार चलेंगे, अगर प्रायर नहीं दिया है तो फिर हमारा पोस्टेरियर जो है उसी के अनुसार हम प्रायर लेंगे। ओके, informative prior. This needs some justification from the domain of the problem. Parameterize the prior so that its flatness can be controlled. Okay. क्वेश्चन हम करेंगे तो पता लगेगा कि प्रायर को कैसे ले रहे हैं। अगर हमें बहुत जगहों पर प्रायर दिया रहेगा क्वेश्चन में, जहां नहीं दिया है वहां पर हम पोस्टेरियर को देख करके प्रायर लेंगे। ओके, जैसे अब ये क्वेश्चन है, बर्नौली सैंपल्स विद बीटा प्रायर। अब यहाँ पर प्रायर दिया हुआ है बीटा है और बर्नौली सैंपल है, तो इसका हमें प्रायर कैलकुलेशन कैसे करना है यहाँ पर देख लो। इसमें क्या हुआ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे x1 से लेके xn आईआईडी बर्नौली सैंपल है, और ये जो बोल्ड में p लिखा है इसका मतलब ये कि ये p हमारा जो है वो रैंडम वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। तो इस p का हमें अप्रोक्सीमेट निकालना है। तो जो p है वो बिलोंग करता है बीटा अल्फा कामा बीटा से। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके पैरामीटर है अल्फा कामा बीटा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये हमारा प्रायर इंफॉर्मेशन हो गया। तो प्रायर इंफॉर्मेशन में हम जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, कुछ होगा यहाँ पर देखिए कहीं भी प्रोबेबिलिटी का इक्वल टू नहीं लिया गया है, यहाँ प्रोपोर्शनल वैल्यू लिया गया है क्योंकि हम अप्रोक्स वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसलिए हम उसे कांस्टेंट पार्ट को साइड कर देंगे। जहां भी इस तरह का कैलकुलेशन आएगा प्रोपोर्शनल का, वहां पर हम कांस्टेंट पार्ट को साइड कर देंगे, जो हमारा वेरिएबल पार्ट है उस पर फोकस करेंगे। तो हमारा यहाँ पर p की पावर हो जाती है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में अल्फा माइनस वन, एंड वन माइनस पी की पावर हो जाती है बीटा माइनस वन। ये
इसको आप याद रखना। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बीटा के पैरामीटर अल्फा कामा बीटा है तो इसकी जो पीडीएफ है वो होगा प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर अल्फा माइनस वन एंड वन माइनस पी की पावर बीटा माइनस वन। यानी कि इसके जो पैरामीटर अल्फा बीटा है इससे एक कम वैल्यू होती है, अल्फा से एक कम होगी पी की पावर में, और वन माइनस पी की पावर में बीटा से एक कम वैल्यू होगी। ये इसका हो गया प्रायर के अनुसार, वो हो गया प्रायर प्रोबेबिलिटी। फिर सैंपल हमारा x1 से xn है, तो हमारा जो पोस्टीरियर होगा वो हमने अभी इसके पहले पढ़ा था कि लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई प्रायर हो। तो लाइक्लीहुड के लिए हम जो हमारा सैंपल का जो प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है p टू द पावर w प्लस, यहाँ पर ये हुआ है कि जो हमारा x1 से लेकर xn सैंपल है इसमें हमारा जो 1 है वो w टाइम्स है और 0 हो गया हमारा n माइनस डब्ल्यू टाइम। तो ये हमारा जो लाइक्लीहुड हो जाएगा वो p टू द पावर w हो जाएगा और 1 माइनस पी की पावर n माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ये हमारा लाइक्लीहुड हो गया। अब हम प्रायर हमने ये निकाला है, प्रायर में हमारा होगा p टू द पावर अल्फा माइनस वन और 1 माइनस पी की पावर बीटा माइनस वन। तो अब यहाँ पर p की पावर क्या हो जाएगी, टोटल p की पावर हो जाएगी w और अल्फा माइनस वन, तो ये हो गया w प्लस अल्फा माइनस वन, और 1 माइनस पी की टोटल पावर क्या हो जाएगी n माइनस डब्ल्यू और बीटा माइनस वन, n माइनस डब्ल्यू प्लस बीटा माइनस वन। तो इसको अरेंज कर दिया, अगर हम w प्लस अल्फा को एक साथ लिख लें और n माइनस डब्ल्यू प्लस बीटा को एक साथ लिख लें, तो ये आप देखोगे कि यह फिर से जो ये बन गया ये एक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में अभी हमने कहा था कि इसका जो p और 1 माइनस पी की पावर माइनस वन के साथ होती है, तो इसका जो पैरामीटर हो जाएगा वो हो जाएगा w प्लस अल्फा और इसका हो जाएगा n माइनस डब्ल्यू प्लस बीटा। माइनस वन को हम अवॉइड करेंगे क्योंकि वो जो उसका जो पीडीएफ होता है प्रोपोर्शनल में जब लिखते हैं वैल्यू तो माइनस वन हो जाता है। तो यहाँ पर जो नया हमारा पोस्टीरियर डेंसिटी बनी वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है और पैरामीटर है w प्लस अल्फा और n माइनस डब्ल्यू प्लस बीटा। तो इसका जो मीन होता है बीटा का वो होता है अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो पोस्टीरियर मीन यहाँ पर हम इस तरीके से निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो ये कैलकुलेशन आप करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये पोस्टीरियर मीन क्या जो अगर आप इसको याद भी कर सकते हैं, अगर ये याद रहेगा तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में सीधे आप x1 से xn प्लस xn तक ऐड करके प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई n प्लस बीटा ये करके भी पोस्टीरियर मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहे तो आप इसको याद कर लें, अगर याद हो जाए तो जो क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके पोस्टीरियर मीन निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इस पूरे प्रोसीजर के थ्रू भी जाके निकाल सकते हैं। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे वो पूरे प्रोसीजर से करेंगे ताकि हमें प्रोसीजर भी पता रहे, कैसे हुआ है वो भी पता रहे। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर वो उसका प्रायर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है तो। नेक्स्ट तरह का सैंपल देखते हैं क्या हो सकता है, नॉर्मल सैंपल विद अननोन मीन एंड नोन वेरिएंस। ओके, यहाँ पर आपको सैंपल दिया रहेगा, उसका मीन हमें नहीं पता है और यही हमें निकालना है मीन। मीन का मतलब वही एम की हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी म्यू कैप, और उसका वेरिएंस दिया रहेगा और प्रायर इंफॉर्मेशन में आपको उसका मीन और वेरिएंस दिया रहेगा कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन है म्यू जीरो और वेरिएंस है सिग्मा नॉट स्क्वायर। तो इसके बेस पर सेम कैलकुलेशन उसी तरीके का है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, बट मैक्सिमम जगह इस एक्सप्लेनेशन को स्किप कर दिया गया है। आपको सीधे फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और निकाल दो, तो आप ये भी कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला जो है एग्जाम के पेपर में दिया रहेगा ताकि आपको एक बड़ा फॉर्मूला है तो आपको अगर नहीं भी याद रहे तो आपको अगर पता है तरीका तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे हुआ है। यहाँ पर प्रायर हमारा है जो है म्यू नॉट और सिग्मा स्क्वायर नॉट, तो इसका जो पीडीएफ होगा वो होता है 1/√2 आपको पता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्ट है ये कांस्टेंट पार्ट है, इसको हम साइड कर देते हैं। तो हमारा ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा प्रोपोर्शनल वैल्यू में आएगा, तो प्रोपोर्शनल टू इसका ये है वेरिएबल पार्ट है। सैंपल मीन हमारा होता है x1 से लेकर xn अपॉन डिवाइडेड बाई n, हमारा सैंपल मीन होता है हमें पता है। तो पोस्टीरियर जो होता है लाइक्लीहुड इनटू प्रायर हो जाता है। लाइक्लीहुड क्या होगा, लाइक्लीहुड में अगर हम कहेंगे कि ये हमारा जो पूरा है x1 से लेके xn सबका वैल्यू को अगर हम निकालेंगे कांस्टेंट पार्ट को अवॉइड कर देंगे तो e टू द पावर आएगा
x1 माइनस न्यू का स्क्वायर प्लस x2 माइनस न्यू का स्क्वायर प्लस xn माइनस न्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि ये सिग्मा सबका वेरिएंस फिक्स है और म्यू के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, म्यू हमें नहीं पता है। तो ये इसका हो गया लाइक्लीहुड वाला पार्ट, और ये प्रायर वाला पार्ट हो गया। प्रायर वाला पार्ट में ये हो गया e टू द पावर माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 सिग्मा नॉट स्क्वायर, ये हो गया इसका प्रायर वाला पार्ट। तो हमने कांस्टेंट पार्ट को अवॉइड कर दिया, क्योंकि हमेशा ये प्रोपोर्शनल की बात होती है, तो कांस्टेंट पार्ट को अवॉइड कर देना है वहां पे। तो यहाँ कांस्टेंट पार्ट का अवॉइड करते e टू द पावर ये हो गया। अब इनको हमने कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अगर ये देखें तो ये जो हमारा e टू द पावर आएगा, अब इसको एक साथ लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये भी e की पावर है, b की पावर है। तो इसको जब प्लस किया गया तो एलसीएम में आ जाएगा n सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पर n म्यू नॉट सिग्मा नॉट स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर सेम हो जाएगा। और जो वैल्यूज आएंगी उनको सॉर्ट करके ये लिख दिया गया कि वो जो होता है शॉर्ट फॉर्म में होगा x बार यानी सैंपल मीन इनटू n सिग्मा नॉट स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे होगा म्यू नॉट इनटू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों का नीचे सम सेम होगा n सिग्मा नॉट स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर n सिग्मा नॉट स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। तो ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है, और यही को शॉर्ट में आप ये फार्मूला याद कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला पुट करने के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ई के वैल्यू को सिंप्लीफाई किया गया तो वो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो उसका मीन आएगा वो ये आएगा। तो उसको यहाँ पर पार्ट को स्किप कर दिया गया है, और वहां से ये जिस्ट निकाल लिया गया कि जो म्यू कैप हमारा है उसकी वैल्यू ये होगी। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम के पेपर में भी दिया रहेगा, आपको इसकी वैल्यू पुट करके निकाल लेनी है। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे वहां पर आप देख लेना, बिल्कुल आसान है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। तो इतना ही है थ्योरी पार्ट में, और एक मॉडल एस्टिमेशन वाला है, वो उसमें थ्योरी कुछ नहीं है, उसमें क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वीक 10 का मैंने बेसियन एस्टिमेशन से रिलेटेड और बेसियन को मैंने कवर किया। अगर इसमें कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करो, मैं कमेंट में हो सकता है क्लियर कर दूंगा, या अदरवाइज अलग एक वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो एक्टिविटी वाले क्वेश्चन जरूर देखना, एक्टिविटी के क्वेश्चन करने से ये पता चलेगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। हो सकता है एक्टिविटी का वीडियो मैं आज या कल में अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू।